आज हम पढ़ेंगे पासिव वॉइस, PASSIVE पासिव वॉइस। पासिव का मतलब होता है निष्क्रिय या शून्य, और वैसे हम इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसको पासिव वॉइस को बोलेंगे कर्मवाच्य। ऐसा कथन जो कर्म का वो माध्यम बना के कहा जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, यानी कर्ता के रूप में कर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं या तो एक्टिव वॉइस होगा या तो पासिव वॉइस। तो ये पासिव वॉइस में हम पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यदि आई तो इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। यदि वी है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे अस। यू है तो यू लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ही है तो हिम। यहाँ पर ये ही जो है एक वचन, माने यदि एक नाम आए पुल्लिंग का, एक नाम है तो उसका ऑब्जेक्ट भी यही लेंगे, ही का। अब यहाँ पर ले लेते हैं सी में एक नाम आए, एक नाम यानी एक वचन। जैसे मान लीजिए किसी लड़की का नाम आ गया तो उसमें सी का ही ऑब्जेक्ट लेंगे, हर। क्योंकि किसी नाम का ऑब्जेक्ट हम नाम को ही मानेंगे। सीता का ऑब्जेक्ट सीता ही होगा, राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा, पर ब्रैकेट में हम, पर यहाँ पर ध्यान देना है नाम एक ही होनी चाहिए, डबल नाम नहीं होगा। डबल नाम हो जाएगा, माने राम और श्याम हो गया या सीता और गीता हो गई तो फिर बहुवचन में होंगे, क्योंकि ही और सी एक वचन है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। फिर हो गया दे। यहाँ पर दे होगा, ये सभी बहुवचन के लिए, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, उन सब का बहुवचन दे का ऑब्जेक्ट होगा, यानी दे का ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, देम। फिर आया इट। इट में आपके पशु हो गए, पक्षी हो गए, या कोई भी निर्जीव चीज़ हो गई जिसको अपना पुंसक बोलते हैं, लेकिन होना वो एक ही वचन चाहिए, यानी एक होने चाहिए। कर्ता में वो एक ही हो, तभी उनका ऑब्जेक्ट इट का होगा। तो इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। तो ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपको पहले लर्न रखने हैं। अब पासिव वॉइस किसका बनाया जाता है? जिस एक्टिव वॉइस में कर्म हो। तो हर टेंस का जो एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस होगा उसमें सहायक क्रिया के कारण अंतर रहेगा। बाकी जितने भी टेंसेज होते हैं तो पासिव वॉइस का सेम रूल लगता है। पासिव वॉइस में जो मुख्य क्रियाएं हम यूज़ करेंगे, जो मुख्य क्रिया दी रहती है, तो पासिव वॉइस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले, यानी लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके पहले बाई, टू या एट, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एट, बाई या टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए हम बनाते हैं। और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। टोटल आपको 8 टेंसेस का पासिव वॉइस बनता है। मैं लिख रहा हूँ। प्रेजेंट के तीनों बनेंगे। प्रेजेंट में आपका परफेक्ट का बनेगा, कॉन्टिन्यूअस का बनेगा, और एक बनेगा आपका इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट के 3 हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर पास्ट में भी यही 3 बनेंगे, परफेक्ट का, फिर इसके बाद कॉन्टिन्यूअस का, फिर इसके बाद इंडेफिनिट का। तो ये 3 और 3 6 हो गए। फिर आ गई फ्यूचर में
तो फ्यूचर में केवल 2 का ही बनाएंगे, इंडेफिनिट का और परफेक्ट का। मतलब 3 3 6 2 8 टेंसेज में पासिव वॉइस बनाएंगे। और एक टेंस होता है इम्परेटिव, लेकिन वो इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें यू कर्ता छिपा रहता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही पासिव वॉइस कहलाएगा। इसलिए उसको हम नौवां नहीं सेंटेंस नहीं बोलेंगे, यानी 9वें प्रकार का टेंस नहीं बोलेंगे। सेंटेंस 9वें प्रकार का हो जाएगा, लेकिन टेंस 9वां नहीं होगा। वो जो इम्परेटिव सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही मिलता जुलता है, बशर्ते उसमें कर्ता छिपा रहता है, या ऐसा समझिए कर्ता का अभाव होने के कारण उसका रूल अलग है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होंगे मैं उनको बाद में बताऊंगा। इम्परेटिव सेंटेंस पहले तो ऐसा समझिए 3 3 6 2 8 और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप सभी में लगेगा, और एट बाई 2 इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो मान लीजिए कि पैटर्न क्या बनेगा, अफर्मेटिव का ही हम समझते हैं कि सभी के लिए क्या बनेगा। अफर्मेटिव सभी के लिए बनेगा, यहाँ पर होगा सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ये। या आप ऐसा समझिए पासिव वॉइस का ये कर्ता है, पासिव वॉइस का कर्ता। फिर इसके बाद होगी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका मुख्य क्रिया का तीसरा रूप के बाद कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ अन्य शब्द होते हैं, या डबल कर्म ही होता है। तो एक कर्म से पासिव वॉइस यूज़ करते हैं, तो जो दूसरा कर्म बचेगा वो अदर्स में लिखेंगे। और इसके बाद बाई या टू या एट, और उसके बाद बनेगा ऑब्जेक्ट। ये आप समझिए, ये इन 8 सेंटेंसेस के लिए है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के लिए है, इम्परेटिव सेंटेंस के लिए नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मैंने अफर्मेटिव का लिखा, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बाद में समझ में आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो एक्टिव वॉइस का वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगी, उसका तीसरा फॉर्म बनाना है, सभी 8 टेंसेस में। और इम्परेटिव में भी ऐसा नहीं है, इम्परेटिव का थोड़ा सा रूल अलग है, बाकी इम्परेटिव में भी वही प्लस इम्प, और इसके बाद अदर्स, बाई, टू, एट, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य लेता हूँ जिसमें कि कर्म होना चाहिए। कर्म का माने होता है कि क्या, किसको, किनको का प्रश्न करने पर यदि कोई शब्द मिलता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए आई राइट द लेटर्स। तो यहाँ पर अब चूँकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में विल और शैल ना लगा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें विल शैल लगा रहे तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो याद रखना है। या फिर डू डज रहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो लेटर्स है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या लिखता है, क्या लिखता है, थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको पासिव वॉइस इंग्लिश से ही इंग्लिश में करना है, तो थोड़ा यहाँ समझने वाली बात रहेगी। क्या लिखता है, तो उत्तर मिला, जो आपको रिस्पॉन्स मिला या उत्तर, या जब आप कुछ भी कह लें पत्रों को। और वैसे भी जान लीजिए कि कर्म में हमेशा एक शब्द होता है को, और कर्ता में होता है ने। तो कर्ता को पहचानते हैं ने से और कर्म को पहचानते हैं को से। तो मैं पत्रों को लिखता हूँ,
तो ये जो हमारा को है वही हमारा कर्ता कहलाएगा। सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये आया। अब ये हमारा पासिव वॉइस का सब्जेक्ट है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर थोड़ा ऐसे आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ। जैसे लिखा है आई राइट देम, तो यहाँ पर प्रश्न देम माने उनको, तो यहाँ पर को लगा है। किसको का प्रश्न करने पर हमको जवाब मिला, तो को से कर्म आया। लेकिन हम पासिव वॉइस में देम का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनका जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है उसको हमको सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, इसीलिए लिखा है सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन उसके अलावा कोई भी नाउन है, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, तो उसका ऑब्जेक्ट वही नाउन या काउंटेबल माने वही नाउन होती है। लेटर का ऑब्जेक्ट लेटर ही होगा, और कोई नाम होगा, राम होगा तो राम ही आएगा, श्याम होगा तो श्याम ही आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप देम नहीं लिख सकते हैं। तो देम का आप क्या बनाएंगे, देम का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दे। इसीलिए मैंने पासिव वॉइस में लिख दिया है, सभी में ये रूल अप्लाई होगा, सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ देम है तो दे ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो पासिव वॉइस बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी रहेंगी, इज, एम, आर। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होंगी। तो जो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हेल्पिंग वर्ब इज़। मैं चार्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बाकी एक बार मैंने पैटर्न जो लिख दिया है वही पैटर्न यूज़ करना है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आप इज़, एम, आर का ही यूज़ करेंगे, और इसके साथ आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें आप जो परफेक्ट की सहायक क्रियाएं होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज और हैव, और उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा बीन। किसके लिए मैं रूल बता रहा हूँ, पासिव वॉइस के लिए। पासिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर प्लस बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, है प्लस बीन। इसके बाद आता है पास्ट। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे वाज या वर, और इसके बाद आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाएंगे वाज और वर लगेगा, और जैसे ही कॉन्टिन्यूअस होता है तो आईएनजी रहता है, तो आपको ध्यान देना है आईएनजी यानी बीइंग। फिर इसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में आप एक सहायक क्रिया रहती है, उसके साथ जो भी परफेक्ट होंगे उनके साथ आपको बीन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पासिव वॉइस के लिए बीन, और यहाँ पर हैड और बीन। फिर इसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तीनों हो गए। तो ये आप गिनिए, 3 और 3 6। फिर आ जाइए फ्यूचर में। तो जो फ्यूचर FUTUR फ्यूचर इंडेफिनिट में आप यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चूँकि मालूम है कि विल और शैल, चूँकि आई, इसमें एक वचन बहुवचन का रूल नहीं लगता, आई वी के साथ आपको शैल इस्तेमाल करना है, और जो आपके शेष सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, उनके साथ आप यूज़ करेंगे विल। लेकिन इन दोनों के साथ पासिव वॉइस के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा बी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए आप यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, बीन, क्योंकि जितने भी आप देखिए परफेक्ट हैं उन सब में बीन जुड़ा हुआ है, और जो कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें बीइंग। यहाँ पर देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस आया तो बीइंग,
अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पासिव वॉइस नहीं बनाया जाता है यहाँ पर। और जो परफेक्ट है विल हैव, शैल हैव प्लस बीन, इसमें आई वी के साथ शैल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब आप नोट कर लीजिए। मैं स्पीडली बना रहा हूँ कुछ टाइम की कमी के कारण मैं स्पीडली बना रहा हूँ। मैं इसको और फेयरली बनाऊँगा, आप इसको तब तक पढ़िएगा, समझिएगा। अब यहाँ पर एक है आई राइट द लेटर्स, जो मैंने अभी अपने पिछले पन्ने में ये जो एग्ज़ाम्पल लिया है मैं उसका करता हूँ इसी फॉर्म से। सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस MV3 प्लस अदर्स प्लस बाई टू एट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो द लेटर्स तो आप किससे बनाएंगे? द लेटर्स से। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस इसलिए बोलते हैं कि ये जो क्रिया है डायरेक्ट कर्ता के द्वारा की जा रही है, लेकिन पासिव वॉइस में यही क्रिया रहेगी लेकिन कर्ता ये रहेगा। तो ये तो नहीं कर रहा है इस क्रिया को, तो इसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए जो हमारा सेंटेंस है वो पासिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो द लेटर्स हो जाएगा द लेटर्स। अब चूंकि बहुवचन है तो इसके साथ सहायक क्रिया आर लगेगी। इसके बाद आप यहाँ पर सिंटेक्स में आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद क्या लगता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगता है? कुछ भी अदर्स फॉर्म, कुछ चीज़ें हों। इसके बाद बाई या टू या एट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में मैंने द लेटर्स लिखा, तो यही इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन का ही यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो द लेटर्स आर, और राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन, और रिटेन के बाद यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं बचा, तो यहाँ लिखेंगे बाई। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऐसा भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आई की जगह नाम होता, राम होता, तो बाई राम लिख देते। अब राम किस में आएगा? ही में आएगा। किस में आएगा? ही में आएगा। चूँकि एक नाम रहे तो वो पुरुष का नाम है तो ही में, स्त्री का नाम है एक नाम है तो सी में, और यदि डबल नाम है बहुवचन है तो दे में। तो आप कोष्टक में फिर बाई हिम लिख सकते हैं, बाई हर या बाई देम, उनके प्रोनाउन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रोनाउन ही है, तो आई का यहाँ पर मैंने बताया कि बाई के बाद या टू के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई हमारा प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। तो द लेटर्स आर रिटेन बाई मी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब आपको मैं आपको दिलाई देता हूँ कुछ ऐसी मेन वर्ब हैं जिनके बाद आपको बाई नहीं लगाना है। नो और मैरी, इनके बाद आप टू लगाएंगे। इसका थर्ड फॉर्म मैं बता देता हूँ, नोन, KNOWN, और इसका हो जाएगा MARRIED। इन सब में बाई आपको नहीं लगाना है। नो और मैरी, इनमें नोन होगा, और इन दोनों में आपको लगाना है TO2। एक सेंटेंस मैं लेके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए है आई नो देम, या यहाँ पर मैं नाम लिखे देता हूँ। जैसे राम है तो RAM, राम नोज देम। तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, SES लगा है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता एक वचन है, तो उस रूल पर अभी हम नहीं जाते हैं। राम नोज देम, तो देम से बनाएंगे, तो देम का क्या लेंगे? सब्जेक्ट। तो देम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? दे के बाद प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है, तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। और नो का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? नोन। और इसके बाद बाई नहीं लगेगा, इसमें क्या लगाएंगे? टू। अब चूंकि राम है तो राम एक नाम है और पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में है तो ही। तो राम का जो
ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मैंने सब्जेक्ट बना लिया क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। लेकिन ये क्या है, नाउन है। तो ये नाउन है, अब ये एक वचन की नाउन है पुल्लिंग में, तो ही का लगेगा। तो ब्रैकेट में आप पहले टू राम लिख सकते हैं और ऐसे करके आप लिख सकते हैं टू और फिर लिख देंगे हिम, यानी राम किससे संबंधित है, ही से। तो ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, दे आर नोन टू हिम, राम नोज देम, इसका मतलब होता है राम उनको जानता है। और दे आर नोन टू राम माने वे राम के द्वारा जाने जाते हैं। तो और बृहत आपको पढ़ना हो दोस्तों तो इसको खूब सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं बहुत सारी ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाऊंगा। धन्यवाद।